चलिए वेलकम, स्वागत है सभी का। भारत में रेलवे की स्थापना और विकास पीटी आमतौर पे आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन मेंस में इसको कैसे पढ़ना। मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो रेलवे की स्थापना से संबंधित उसका आयाम ही है। अगर आप ये 5 आयाम में पढ़ते हैं तो आपको सारा प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रीवियस ईयर को देखिएगा तो सबसे पहले प्रस्तावना है जो हर एक प्रश्न में रेलवे स्थापना, अंग्रेज रेलवे की स्थापना किया था भारत में, उसका उद्देश्य क्या था स्थापना का करने का उद्देश्य करना, फिर कारण या आवश्यकता क्यों, ठीक है। उसके बाद रेलवे की स्थापना कैसे होगा, उसका विकास क्या क्या किया, और रेलवे की जब स्थापना हो गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये है ना, क्या प्रभाव पड़ा। क्लियर है। इतना ही आयाम होगा इसमें। सीमाएं तो तुम लोग को लिखने सिखा दिए हैं, सीमाएं आप लिख भी सकते हो। सीमा लिख लोगे कैसे, पहला तो बता दे विशेषताएं। सीमाएं का मतलब क्या होता है, आलोचना करना उसका। तो आलोचना करना होता है सीमाएं पहले कि हुआ। अच्छा ये बताओ, उद्देश्य ही समझ जाओगे, उद्देश्य से ही समझ जाओगे उसकी सीमाएं। अंग्रेजों को का रेलवे की स्थापना करने का उद्देश्य भारत का विकास नहीं करना था, औपनिवेशिक हितों से क्या था, प्रेरित था। पहला तो यही है। रेलवे का विकास से क्या हुआ, भारत के हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया। नहीं, अगर मान लीजिए कि रहिका में रेलवे नहीं है, ठीक है, तो यहाँ के स्थानीय बाजार के लोग सब्जी उब्जी बेच रहे हैं, कमा रहे हैं बेचारा, ठीक है, मटका बनाने वाला, छोटा छोटा उद्योग। कल यहाँ पे रेलवे की स्थापना हो जाए तो सब्जी समस्तीपुर से आना स्टार्ट होगा या नहीं, होगा। तो यहाँ का जो किसान हैं, जो सब्जी बेचने वाले, जो खेत में उत्पादन करते हैं या टोकरी बनाने वाले, वहाँ से सामान आएगा तो वो हो सकता है सस्ता में बेचे 4 रुपया में, यहाँ के लोग बेच रहा था 5 रुपया में, तो किसका सामान खरीदेगा, तो यहाँ के समस्तीपुर वाला का। तो यहाँ के लोगों को वो पता ये हानि होगा या नहीं। जब हानि होगा तो धीरे धीरे इसका उद्योग बंद होगा कि नहीं, तो पता नहीं हुआ। तो चलो तब हम आते हैं प्रस्तावना में कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम बंबई से थाने के मध्य रेलवे का संचालन हुआ था। ये पता है, बंबई से थाने का मध्य कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर। रेलवे फैक्ट है, रेलवे पूछता है उद्देश्य क्या था, भारत का प्रगति करना। पीटी में याद रखना, पीटी में लाइन दे देगा। भारत में रेलवे का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया, यानी अंग्रेज के द्वारा किया गया। तो भारत का विकास करना नहीं था, ध्यान रखने देना, भारत का विकास करना था। ये भारत का प्रगति करना, विकास, प्रगति मतलब विकास होता, करना नहीं था। क्या था, तो अंग्रेज अपनी सामरिक का मतलब होता है सैन्य, सेना। सामरिक का मतलब सेना। क्लियर हो गया। सामरिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रेलवे की स्थापना किया। सामरिक का मतलब सेना यहाँ से वहां तुरंत भेज दे। अगर लड़ाई हो रहा है मुंबई में और उसका मेरठ में छावनी में बनाया था, पता है ना, सैन्य मुख्यालय लॉर्ड डलहौजी, तो मेरठ महाराष्ट्र में लड़ाई हो रहा है, तुरंत भेज देता था सेना को। सामरिक का मतलब कई किताब में पढ़ोगे सामरिक, तो सामरिक का मतलब होता है सैन्य सुरक्षा, देश की रक्षा, यानी सैन्य व्यवस्था, इसी को बोलते हैं सामरिक क्षेत्र। क्लियर हो गया। सामरिक मतलब आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। आर्थिक आवश्यकताओं मतलब कच्चा माल कहीं से मंगाना, व्यापार करना, व्यापार वाणिज्य, माल पहुंचाना, यही ना आर्थिक आवश्यकता है। आर्थिक आवश्यकता में क्या हुआ,
कच्चा माल में व्यापार वाणिज्य, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रेलवे की स्थापना किया था, भारत का प्रगति के लिए नहीं। दूसरा, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। जब कोई कर्मचारी पदाधिकारी को वहाँ भेजना था, वहाँ भेजना, जाओ देखो भाई क्या हो रहा है, तो प्रशासनिक व्यवस्था का भी मजबूत करना था। कारण ये आवश्यकता क्यों पड़ा, अंग्रेज को क्यों आवश्यकता पड़ गया कि चलो रेलवे की स्थापना किया जाए? पहला, अंग्रेजी राज को सुदृढ़ीकरण एवं सुरक्षा प्रदान करना था, क्योंकि अंग्रेज जीत चुका था। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के तहत लगभग भारत को मिला लिया था, तब उसको मजबूत रहे, सुरक्षा रहे वह राज्य, उससे फिर ना निकल जाए उसके साम्राज्य से, उसको सुरक्षा प्रदान करना था। आयात निर्यात की सुविधा हेतु दुर्भिक्ष निवारण। दुर्भिक्ष मतलब क्या होता है अपना, जिसे पूछेंगे वही जवाब देगा। तुम बताओ, तारा क्या देख रही हो? सुधा बताओ, दुर्भिक्ष। राखी तुम बताओ, दीदी शिवानी दीदी परेशानी तुम बताओ, छोटा कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम बताओ। आकार कुछ नहीं जानता। दुर्भिक्ष का मतलब होता है आकार। कुछ नहीं, सब भौम बकाल दुनिया का। आपदा, आपदा में आपदा जैसे रहेगा, आपदा शब्द रहेगा कहीं पे तो उसका मतलब होता है आग लगा, अगलगी, भूकंप, बाढ़, दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष को क्या बोलते हैं? अब बिहार सरकार जो है पानी में डूब के मर जाना, पानी में डूब के मृत्यु, ये भी अकाल में शामिल कर दिया है बिहार सरकार। सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना ये भी क्या सरकार आपदा में परिभाषित किया है। और क्या, सर्पदंश, सर्पदंश से जो मृत्यु हुआ है होता है, ये भी बिहार सरकार, ये तीन को जो है बिहार सरकार का है परिभाषा आपदा का। लेकिन आपदा आमतौर पे समानता इतना को कहा जाता है, आग लगा, भयानक आग लग जाता, कई घर जंगल जल जाता है, समझ जाना आपदा आ गया। भूकंप आपदा की श्रेणी में, हाँ चक्रवात, बाढ़, चक्रवात आएगा तो पानी आएगा, पानी मतलब बाढ़, बाढ़ नदी से भी बाढ़ आता है, चक्रवात से भी बाढ़ आता है, खूब बारिश हुआ तो भी बाढ़ आता है, ठीक है। आपदा, और जब इसको, इस समस्या को समाधान करने के लिए जब हम उपाय करते हैं तो उसको कहते हैं आपदा प्रबंधन। पेपर में पढ़ता होगा आपदा प्रबंधन या किताब में, क्लियर हो गया? आपदा प्रबंधन का मतलब इससे निपटारा के लिए सरकार जो कदम उठाता, बाढ़ आ गया तब उसको ले जा रहा है, कहीं इसको अच्छी जगह पे पहुंचा रहा है, खाने पीने के लिए अनाज दे रहा है, पशु के लिए आहार। अब बाढ़ आती है तो पानी सड़ता है तो दुर्गंध से बीमारी फैलती है, तो डॉक्टर लोग ब्लीचिंग पाउडर मार रहा है, ये दवाई, वो सुई, ये टेबलेट। कभी देखी हो, यहाँ तो बाढ़ आता था, मधुबनी तो बाढ़ एरिया क्षेत्र है। दुर्भिक्ष मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो दुर्भिक्ष निवारण हेतु कैसे, अकाल किसी क्षेत्र में आता होगा तो अनाज पहुंचाना है खाने के लिए, तो अनाज रेलवे पे के बोगी में रख देता होगा, भेज रहा है अनाज। ब्रिटिश उद्योगपतियों को पूंजी विनियोग के अवसर प्रदान करना। ब्रिटिश, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ, उधर समझो, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ, बहुत से उद्योगपति एकदम पैसा वाला हो गया,
तो अब पैसा वाला हो गया तो उसको पूंजी कहीं और लगाना है ना, तो उसको अवसर प्रदान करना था। बोला चलो लाडलू जी सोचा कि सब जो हमारा उद्योगपति है इंग्लैंड में सब पूंजी तो कम से कम लगाएगा यहाँ पे। तो प्रारंभ में जो रेलवे की स्थापना वो कौन किया? उद्योगपतियों ने, ब्रिटिश उद्योगपतियों ने पूंजी अपना लगाया। कोई पटरी बिछा रहा है, कोई बोगी बनवा रहा है, जैसा कंपनी वैसा काम कर रहा है। क्लियर हुआ? तो ब्रिटिश उद्योगपतियों को पूंजी विनियोग का अवसर प्रदान करना था, इसीलिए भारत में रेलवे की स्थापना हुआ। पीटी में बस इतना पढ़ते हो, अब मुंबई से थाने 34 किलोमीटर, इसके बाद तो कुछ पढ़ते ही नहीं। मैथ्स में पता चल गया ना कि क्या पढ़ना था, उद्देश्य क्या था। ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन ये और ये पूछेगा कॉन्सेप्ट में, जो बीपीएससी अब ट्रेंड चेंज किया है, लंबा लंबा लाइन दिखता है। समझ में आ गया आपदार परिभाषा? चलो लिखो। चलिए विकास का स्वरूप में देखिए, पहले समझ लीजिए। विकास के जो रेलवे का विकास हुआ ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश के समय में, वो 4 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण 1849 से 1864 के बीच, इस समय में मुख्यतः रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। ठीक है, पूछेगा कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कब और कहाँ, तो मारना पहली रेलवे लाइन का, रेलवे लाइन, रेलवे परिचालन नहीं, रेलवे लाइन का निर्माण 1849 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज तक बिछाया गया। रानीगंज भी बंगाल में है, कलकत्ता भी बंगाल में है, बस पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हैं। लेकिन पूछेगा कि भारत में पहली रेल परिचालन या संचालन कब हुआ, तो 1853 में लाडलू जी समय में बंबई से थाने की थी। और इस चरण में, प्रथम चरण में रेलवे का जो विकास हुआ वो ब्रिटिश पूंजीपति लोग किया। ब्रिटिश पूंजीपति, ब्रिटिश सरकार नहीं, कौन? ब्रिटिश पूंजीपति। क्लियर हो गया? दूसरा चरण 1869 से 79 माना जाता है। इस अवधि में रेलवे का विकास में सरकारी निर्माण एवं प्रणाली को अपनाया गया। मतलब इस चरण में रेलवे का जो विकास हुआ सरकार के द्वारा हुआ। कौन सरकार? भारत सरकार या ब्रिटिश सरकार? ब्रिटिश सरकार। यहाँ पे ब्रिटिश पूंजीपति या ब्रिटिश सरकार हो गया। तृतीय चरण में 1880 से 1900 में, इस चरण में रेलवे का विकास के क्षेत्र में प्रत्याभूति प्रणाली को अपनाया गया। प्रत्याभूति प्रणाली क्या होता है? हाँ, क्या होता है व्यवहार में समझाने का, बताओ कोई? हाँ, प्रत्याभूति, तुम्हारे पास क्या कट्ठा जमीन है, किसी के पास 5 कट्ठा जमीन है, ठीक है, 5 कट्ठा जमीन है। अब उसको ट्रैक्टर खरीदना होता है, गिरवी रख ली, तो वो जमीन का कागज कहाँ देता है? बैंक में देता है, तो उसी को बोलते हैं प्रत्याभूति, इंग्लिश में बॉन्ड पेपर। बॉन्ड पेपर, शेयर डिवेंचर बॉन्ड पेपर जो जमा। क्लियर हुआ? प्रत्याभूति का मतलब क्या होता है? एक पेपर, बॉन्ड पेपर, कि भाई आप इतना, मेरे पास 5 कट्ठा जमीन है, इस जमीन का इतना लागत है, हम ये कागज उसको दे देता है बैंक को, बैंक उसका एग्रीमेंट कर लेता, रख लेता, ट्रैक्टर दे देता है। और उसमें शर्त रहता है कि आपको इतने दिनों में लोन चुका देना। अगर आप लोन नहीं चुकाएंगे तो आपका जमीन ले लेगा, क्योंकि आप बॉन्ड रखे हैं। तो बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो प्रत्याभूति बोलते हैं। तो उस समय जो है क्या किया कि रेलवे का विकास के लिए ब्रिटिश सरकार ओपन कर दिया कि कोई भी रेलवे में अपना पूंजी लगा सकता है। उसके लिए आवश्यक है कि पहले जो है, अगर तुम्हारे पास पूंजी नहीं है, हम पूंजी देते हैं, जमा करो संपत्ति वाला, जो घर का जमीन वाला कागज या कोई और संपत्ति का कागज जमा करो, पैसा लो और पूंजी लगाओ, और तुम मुनाफा अपना कमाओगे, अपना रखोगे। जो ऋण है, जितना पे तुमने पैसा लिया पूंजी नहीं बैंक में लेते हो, उतना तुम हमको वापस करोगे, नहीं करोगे तो ये तुम्हारा गया। तो सिंपल समझो, प्रतिभूति किसको बोलते हैं? बॉन्ड पेपर होता है, कागज नहीं होता है बॉन्ड। जिस हाँ, जैसे LIC कराते हैं तो LIC में पैसा जमा करते थे, बॉन्ड आता है उधर से कि आपको इतने दिनों में इतना पैसा मिलेगा। क्लियर हुआ? प्रत्याभूति में
किसको क्लियर नहीं हुआ? जैसे नोट जैसे भी छपा जाता है 1000 से 2000 500 वो अष्टम, वो रजिस्ट्री कचहरी वाला वही है ना, वहाँ का सब वो भी एक प्रतिभूति कई प्रकार है, जमा प्रमाण पत्र, साइन हो जाता है। हाँ, ट्रेजरी बिल, बहुत सा नाम है। नॉन जुडिशियल पर ही साइन हो जाता है। ठीक है, सीधा समझना, प्रतिभूति का अंग्रेजी में बॉन्ड का मतलब है कागज, जिसमें सारी चीजें रहता है। वो कागज का कीमत ही करोड़ रुपया होता है। मुद्रा के बराबर। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 कट्ठा जमीन है, तो 5 कट्ठा जमीन का हम पैसा नहीं दे रहे, लेकिन कागज दे रहे हैं ना, तो 5 कट्ठा का पैसा मान लीजिए कि मार्केट वैल्यू या सरकारी वैल्यू है 25 लाख रुपया, तो हम 25 लाख रुपया क्या है, वो कागज है, कैवाला नहीं कहते हो, कैवाला एक प्रतिभूति हो गया। अब समझ में आया? ठेठ में समझ नहीं? चलो तो इसमें इस चरण में रेलवे का पूछेगा, सबसे अधिक रेलवे का विकास किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में। चरण पूछेगा था 1880 से 1900 के बीच में। क्लियर हो गया? पीटी में दोनों। चतुर्थ चरण, अंतिम चरण 1905 से 47 में 10,000 हुआ कि नहीं हुआ था? प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लुटिया डुबा देगी तू। चतुर्थ चरण 1905 से 1947 तक। चतुर्थ चरण इस समय में आप देखो 1913 से 14 के बीच 34,656 मील रेल पथ का निर्माण किया गया। रेल पथ खूब पटरी बिछा, मधुबनी, जयनगर, दरभंगा, पूरे भारत में। समझाने के लिए कहा है 1921 ईस्वी में एकबर्थ कमीशन, एकबर्थ अंग्रेज का नाम था, उस व्यक्ति का नाम था, उसी के आधार पे जो उसका अध्यक्ष होता है उसी के नाम पे कमीशन बन जाता है। एकबर्थ कौन था? एक व्यक्ति का नाम था, वो अंग्रेज था, उसी का दस्ता में कमेटी बना, उसी को कमीशन बोलते हैं, समिति बोलते हैं। इसने सिफारिश किया कि संपूर्ण रेल व्यवस्था का क्या कर दिया जाए? एकीकरण कर दिया। मतलब इस क्षेत्र में किसी और कंपनी चला रहा था, इस क्षेत्र में किसी और कंपनी, क्षेत्र में किसी और कंपनी, क्षेत्र में किसी और कंपनी, बोला सब हटा दो और सीधा भारत सरकार। क्या नाम रखाएगा? भारत सरकार। एकीकरण हो गया। ठीक है। 1921 ईस्वी में एकबर्थ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया? अलग कर। इसका मतलब है 1924 के पहले, अंग्रेज के समय में भी 1924 पहले रेल बजट और आम बजट एक ही साथ प्रकाशित होता था। 24 में दोनों अलग कर दिया गया, फिर मिला दिया गया। कब? फिर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। कब? 1917 में, 2017 में। किसके समय में? प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी के समय। क्लियर हो गया? फिर इन्होंने क्या कर दिया? मिला दिया इनके समय में। 1924 के पहले रेल बजट आम बजट एक ही था, 1924 से अलग हो गया, 1917 तक चलता रहा। 17 में फिर पुनः क्या कर दिया गया? रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया। याद रखोगे फिर। 1947 ईस्वी में केसी नियोगी की अध्यक्षता में वित्त समिति का गठन हुआ। रेलवे वित्त समिति का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ? केसी नियोगी 1947 में। ये था रेलवे के विकास का स्वरूप। चलो लिखो। चलिए, प्रभाव को आप लोग अपने से लिखेंगे, हम सोचने के लिए बता देते हैं। पहले समझ लें। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक मतलब क्या होता है? प्रशासनिक क्षेत्र में, प्रशासनिक का मतलब क्या होता है? प्रशासन। प्रशासन के अंतर्गत क्या होता है? कर्मचारी, पदाधिकारी, सेवाएं,
विभिन्न प्रकार के सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ये सब क्या कराता है? प्रशासनिक, कर्मचारी की नियुक्ति, पदाधिकारी की नियुक्ति, विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ये सब क्या, इसको इसी को बोलते हैं प्रशासनिक क्षेत्र। सामरिक क्षेत्र मतलब सुरक्षा सैन्य हो गया। सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा होगा? आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? व्यापार वाणिज्य, कृषि, मुद्रा, मूल्य, बाजार, वो क्या बोलते हैं? आर्थिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में क्या? पहले छुआछूत था, वो अस्पृश्यता की भावना थी, लेकिन रेलवे ने अस्पृश्यता भावना समाप्त नहीं किया। ट्रेन पे बैठते थे, का पूछते हो तुम कौन जाति, क्या तुम कौन जाति से, एक ही सीट पे बैठे गया। तो सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिला कि नहीं मिला? घर टोला में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, लेकिन ट्रेनमा पे जब तुम्हारा पड़ोसियों चढ़ गया, कभी गंगा स्नान मान लीजिए करने जाता है, अब मधुबनी में एक टोला से, एक मोहल्ला से, ये घर वाला भी गया, ये घर वाला भी गया, दोनों झगड़ा है, बरसों से झगड़ा कर रहा। लेकिन अब गंगा स्नान करना है, छठ पूजा का अवसर पे तो सब लोग जाते हैं। अब गया, एक ही बोगिया में चढ़ा, इस सीटवा पे ही बैठा है, जिससे बरसों से झगड़ा है, दुश्मनी आई, वहीं कह सकता है कि तो झगड़ा कर, चल तो दूसरा उन्हें बैठ। यानी सामाजिक संघर्ष को समाप्त किया, वर्ग संघर्ष को समाप्त किया, सामाजिक वैमनस्य को समाप्त किया, भाईचारा को बढ़ावा दिया, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया, छुआछूत की भावना समाप्त हुई, नहीं हुई। राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा मिला, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, राजनीतिक आंदोलन को बढ़ावा मिला, राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला। कैसे? कि नेता को जाना होता था, मान लीजिए गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस को, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उस क्षेत्र में जाकर भाषण करना, लोगों को इकट्ठा करना, तो रेलवे पे चढ़े पहुंच गए थे। ऐसे जल्दी जाने में रेलवे नहीं था, तो भौगोलिक बाधाएं थी, अब उतना पैदल जा पाएगा नहीं, कहीं नदी है, कहीं नाला है, पार कैसे करेगा? तो रेलवे का जब विकास हुआ, तो पुल बना, लोगों को जाने में आसान हुआ, तो राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये तुम्हारा काम है कि इसके अंतर्गत क्या क्या लिखोगे, टास्क है। तो नकारात्मक मतलब इसी को, इसी क्षेत्र में नेगेटिव लिखना। आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा मिला के लिखोगे, कृषि को बढ़ावा मिला, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला, मुद्रा अर्थव्यवस्था आया, ये बात सही है। नेगेटिव में क्या लिखोगे? कि कृषि का ह्रास हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि वो कृषि का बढ़ावा मिला, तो वो अंग्रेज कृषि कैसा कृषि करवाता था, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, वाणिज्यिक कृषि, खाने वाला नहीं, वाणिज्यिक कृषि, पटसन, नील। अब वहां से बढ़िया बढ़िया सामान इंग्लैंड से आ रहा है, तो यहाँ के जो हस्तशिल्प उद्योग था, वो पतन होगा कि नहीं होगा? हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो आत्मनिर्भर था, उसका ह्रास हो गया, क्योंकि सामान अब कहाँ से आ रहा है? इंग्लैंड से। ये तुम्हारा काम हम देखेंगे, बता दे रहे हैं। बहानाबाजी में सामाजिक क्षेत्र में क्या निगेटिव हुआ, यहाँ ये ठीक मतलब हुआ क्या? आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक लिखोगे तो आर्थिक क्षेत्र में फिर क्या लिखोगे? नकारात्मक। सामाजिक क्षेत्र में सकारात्मक लिखोगे तो आर्थिक क्षेत्र में क्या लिखोगे? ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में सकारात्मक लिखोगे तो राजनीतिक क्षेत्र में नकारात्मक। सामरिक क्षेत्र में भी नकारात्मक। देखते हैं कौन बढ़िया लिख क्या था। और रोमन नंबर में लिखेगा, आर्थिक क्षेत्र लिख के और रोमन नंबर में। क्लियर है? हम देखेंगे, बहाना नहीं चलेगा। जो नहीं लिख के लेते आएगा उसका छुट्टी करा देंगे, क्योंकि हमने समझा दिया कि कैसे रेलवे का सकारात्मक प्रभाव का मतलब था रेलवे के विकास से लाभ कैसे हुआ, और क्या हानि भी हुई। तो हानि भी हुआ, ऐसा नहीं कि लाभ तो हुआ ही, हानि भी हुई, ध्यान रखना। अब मान लीजिए कि हमको राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला, तो हानि क्या हुआ कि हम तो आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेजों को फायदा क्या हो गया कि हमारे आंदोलन को कुचलने में आसानी हो गई, उतरते समय भेज देता था। 1857 का विद्रोह हमारे लिए हानि हो गया ना, हमारे लिए लाभ भी हुआ तो हमारे लिए हानि। ये सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हमारे लिए, भारत के लिए, भारत का परिप्रेक्ष्य।
आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव क्या? पहले हमारा बाजार जो था वो क्षेत्रीय बाजार था, लेकिन रेलवे के विकास से हमारा बाजार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ गया। वहां से सामान आता था मेरे बाजार में, तो हो सकता है कि यहाँ से भी सामान जाता था। कुछ ऐसी चीजें थी जैसे सिल्क वो हमारा ही फेमस था, वो इंग्लैंड कथनो नकल किया लेकिन बना नहीं पाया। तो हम जुड़े ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कि नहीं जुड़े? पहले तो नहीं थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मतलब क्या हुआ कि रायका का सामान रायके में पहले बिकता था, रायके के ही लोग खरीदते थे, उसको क्षेत्रीय बाजार कहेंगे। लेकिन रायका का सामान अब जो है दिल्ली में बिकने लगा, तो राष्ट्रीय बाजार से संबंध हो गए। और साथ में एक ब्रिटेन भी जाने लगा, लंदन भी जाने लगा, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ गए ना। तो नकारात्मक में क्या होगा? बाजार में क्या लिखोगे कि क्षेत्रीय बाजार की अवधारणा समाप्त हो गई, पतन हो गया। नहीं हुआ पतन। अर्थव्यवस्था के लिए दोनों बैलेंस चाहिए, क्षेत्रीय बाजार भी चाहिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी चाहिए। यानी बढ़ा के लिखना सकारात्मक और टांग खींच के लिखना नकारात्मक। लिख लोगे? बाकी तो नोट्स में हम लिख दिए, अभी नोट्स देंगे नहीं, लेकिन देखेंगे कि तुम लोग क्या लिख पाते हो, सोच के लिख के लाते हो कि नहीं। तो आज का क्लास यहीं तक, कल मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।